आज आपके बीच इतिहास की दूसरी कड़ी में मैं राजस्थान की और भारत की मशहूर पासवानों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, जैसा कि हमारी हिस्ट्री और इतिहास में देखा गया है कि राणा राजपूत समाज को हिस्ट्री में अनर्गल परिभाषाओं के साथ जो परिभाषित किया जा रहा था वो सरासर ऐतिहासिक रूप से गलत है और कई पुस्तकों में हमने संशोधन भी कराया। उसका सबसे बड़ा जो कारण है हमारे इतिहास को खराब करने का, वो इतिहासकारों की सोची समझी षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित ऐतिहासिक रणनीति है। और वो रणनीति ये है कि जो पासवानें हुआ करती थी उनके इतिहास को राणा राजपूतों से जुड़ी हुई पद सूचक जाति नामों के साथ जोड़ा गया। ये काफी हद तक गलत है, गलत था और गलत ही रहेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक पुस्तक लेकर के बैठा हूं, राजा महाराजा और उनकी पासवानें। ये पुस्तक है राजा महाराजा और उनकी पासवानें, रतनलाल मिश्र द्वारा लिखित ये पुस्तक है। इसके अंदर ये आप सभी साथियों की पुस्तक लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इसके प्रकाशन जो है वो अनुप्रकाशन है और इसमें जो सब्जेक्ट है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये पूरी पुस्तक आप पढ़ेंगे, इस पूरी पुस्तक में कहीं पे भी राणा राजपूत या उससे जुड़ी हुई जातियों का कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि इसका पहला चैप्टर है शासक पर शासन करने वाली रस कपूर। रस कपूर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पासवान रही है। बिना कांटों का गुलाब राय, ये भी बड़ी सुप्रसिद्ध पासवान रही है। एक विधवा के रूप जाल में फंसा शासक, अंतःपुर में कोमल पर रण क्षेत्र में कठोर, नवाब और उनकी तेली पासवान। ये तेली समाज से थी, एक नवाब की पासवान। एक सन की नरेश और उनकी सनकें, एक कामुक राजा का दुखद अंत, एक नर्तकी का मोहर, महाराजा जसवंत सिंह एवं नन्ही जान, एक संदिग्ध पासवान जो अपना सिर कटा बैठी, जयपुर की रूपा भंडारण, जिसपे हम आज स्टोरी पे आपके बीच में मैं चर्चा करूंगा। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपके सामने पढ़ करके बताऊंगा। देवता के पासवान देवदासी, पेशवा बाजीराव और मस्तानी, तुकोजीराव होलकर और मुमताज, बाज बहादुर और रूपमती, सुल्तान अलाउद्दीन और उनका खोजा, एक विदेशी सुंदरी जो महारानी बनी। यानी कुछ पासवान ऐसी भी थी जो अपने हुनर से महारानी तक के पद को ग्रहण कर लेती थी। सरल हृदय और जुबेदा मानव, ये जोधपुर मारवाड़ की हिस्ट्री में आप देखिएगा, जुबेदा की हिस्ट्री। ये मुस्लिम थी लेकिन ये पासवान थी। राजा क्षेमगुप्त और दीदा, महाराजा माधो सिंह और रूपराय, सुखसेज राय और महाराजा मान सिंह, बड़ी ठणी और जसवंत सिंह, नित्यानंदा कुकी बेगम समरू जो प्रेम और युद्ध दोनों में पारंगत थी,
महाराजा भोपाल और कपूरन बीबी, लावण्यवती गजरा पासवान, महाराजा मान सिंह और मृगनयनी, राव बख्तावर सिंह और महारानी मूसी, किशोर सिंह और अवला मीणी, ये मीणा जाति से थी, सुल्तान सिकंदर और नाजुक बहार, रशिया बालम, प्रणय गाथा, हसन खान और गुलाम की लड़की, राजकुमारी जानकी और जयबुदा। ऐसे कई बड़े सारे इतिहासों से हमारे राजस्थान की हिस्ट्री बड़ी बड़ी है, जिसमें हम पासवानों पर विशेष तौर से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की हिस्ट्री को लेकर के रावण राजपूतों के साथ भ्रम पैदा किया गया इतिहासकारों द्वारा, और इस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए। ये आपने जितनी भी मैंने पासवानें बताई आपको, ये अधिकतम किसी भी जाति की हो सकती थी। हमें किसी जाति विशेष को टारगेट करके आज ये हिस्ट्री लेकर के नहीं बैठे हैं, हम आज ये सत्य लेकर के बैठे हैं कि ये जो भ्रम वाले बैठे हैं इतिहासकार, ये भ्रम उनका दूर होना चाहिए। और यही कारण है कि महासभा ने रावण राजपूत समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को इन ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में लड़ाई करी, और हम आज जिस भी हिस्ट्री की किताब में जो गलत लिखा है उसको संशोधन कराने के लिए हम तर्क वितर्क करते हैं, तो सामने वाला राइटर और प्रकाशक दोनों झुकते हैं और संशोधन करते हैं। जो इतिहास में लिख दिया गया है, जो किताब में लिख दिया गया है, उसे मिटाना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो नई पुस्तकें, नए संस्करण जो निकल रहे हैं, उनमें यह दोहराया नहीं जाए, इसका प्रयास ही हम कर सकते हैं। यही सत्य है, क्योंकि जो पुस्तकें लिखी गई है, बिक गई है, मार्केट में फैल गई है, जो किसी के घरों पे पड़ी है, उनमें कोई बैठ करके संशोधन होने वाला नहीं है। लेकिन हम जितने भी नए संशोधन हम कराएंगे, आने वाले 10-20 साल में, 50 साल में ये लागू हो जाएगा। काफी लंबी लड़ाई है इतिहास की रावण राजपूत समाज के लिए, लेकिन मैं हर रावण राजपूत व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं कि रावण राजपूत जो जाति है, उसे काका कालेलकर और मंडल कमीशन की वजह से हमें जाति के रूप में स्वीकारा है। अन्यथा यदि मैं उस दौर में होता तो निश्चित रूप से मैं सिर्फ और सिर्फ रावण लिखता अपनी जाति को, क्योंकि रावण शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके आगे मुझे राजपूत लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि रावण जो शब्द है वो आर्य लिपि से लिया गया है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो राव प्लस वर्ण, राव का मतलब होता है योद्धा, वीर, और वर्ण यानी जाति, यानी रावणा शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जाति सूचक शब्द है, जो अपने आप के इतिहास को सबके सामने परोसता है। ये दुर्भाग्य रहा हमारे भारत की संस्कृति में तत्कालीन सामंतकालीन राजा महाराजाओं का, कि उन्होंने ऐसा इतिहास अप्रूव किया जो गलत था। दरोगा, हजूरी, वजीर, हवलदार, कामदार, रिशालदार, ये सब पदवियां थी, और इन पदवियों को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने के लिए सामंत काल में प्रेशर बनाया गया, और रेवेन्यू रिपोर्ट्स में इनको जाति के रूप में दर्ज किया गया जबरन। यही वजह है कि आज हम पिछड़े वर्ग की, अत्यंत पिछड़ी जाति की श्रेणी मानते हैं, क्योंकि किसी भी जाति विशेष को आप ऐसे पद सूचक जाति नामों से संबोधित करते हुए आइडेंटिफाई करोगे, तो ये एक न्याय संगत बात नहीं थी। और इसीलिए पिछड़े वर्ग की सूची में काका कालेलकर ने अपने सर्वे में हमें डाला रावण राजपूत को, और मंडल कमीशन ने भी उसको अप्रूव किया, और बाद में ये आज राजस्थान के ओबीसी की सूची में भी और केंद्र के ओबीसी की सूची में भी ये सब जाति के रूप में माना जाता है।
जैसा कि हमने हमारी प्रथम कड़ी में स्पष्ट किया था कि रावणा राजपूत में जो इन पदनामों में जो व्यक्ति जिस तरीके से पदों पर आते थे, वो एक ही लाइन की कहावत थी कि पहली पीढ़ी ठाकर की और तीसरी पीढ़ी चाकर की। उस कहावत को हमने काफी विस्तार पूर्वक पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उस परंपरा और उस रीति नीति को हम ठीक से अगर समझते हैं, अपने वारिस के हक को और वारिस के द्वारा प्राप्त हक के आधार पर बिखरते हुए वारिसों के अन्य भाई बंधों को, तो ठीक से समझ में आता है कि रावणा राजपूत कौन है। जिनके पास जमीन नहीं रही वो दरोगा अब्दुल वजीज जैसी पद पोस्टों पर काम किए, और जिनके पास जमींदारी और जागीरदारी रह गई वो जागीरदार कहलाए, ठाकुर कहलाए, राजपूत कहलाए। सीधी सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं आज राजस्थान की पासवान की हिस्ट्री पे। जैसा कि मैंने पढ़ा है पुस्तकों में और जो ट्रेंड चलता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक काल्पनिक हिस्टोरिकल चर्चा करेंगे जो हमने सभी ने सुनी है कि कुछ शब्द रखे, नाजायज, पर्दायज, पासवाने, ये शब्द हम सुनते हैं, लेकिन इस शब्द के मायने भी हमें समझने चाहिए कि पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के राज थे तो कैसी कैसी परंपराएं चला करती थी। एक परंपरा थी कि विवाह के समय में राजा महाराजाओं के यहाँ या जागीरदारों के यहाँ जब भी कोई विवाह होता था तो उस पत्नी के साथ में दहेज के रूप में काफी लड़कियां साथ में आती थी, जिन्हें डायजवाल भी बोलते थे। जब वो आती थी तो डायजवाल बोलते थे, और यदि उसमें से कोई भी लड़की किसी राजा या ठाकुर या जागीरदार को पसंद आ गई तो वो उसे अपने सेकंड दर्जे की पत्नी के रूप में रखते थे, लेकिन उससे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते। यानी विवाह करके उसको ऑथेंटिक दर्जा इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो उस कम्युनिटी से नहीं आती थी जिस कम्युनिटी से वो विवाह करके लाए। ये मैं सभी उन राजा महाराजाओं पे लागू होती है जो किसी भी कास्ट का हो, वो अपनी कम्युनिटी से ही विवाह करके लाते थे। जो अदर कास्ट की जो महिलाएं उनके साथ में आती थी वो कभी भी उसको अपनी जाति का ना मानते हुए और उसको सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर मानते हुए उसे एक दासी का और डायजवाल का दर्जा जरूर देते थे, लेकिन यदि उन्हें पसंद आ गई तो वो उसे रानी या महारानी नहीं बनाते थे, वो उसे एक पासवान और पर्दायत का दर्जा देते थे। पासवान का दर्जा जिसे मिलता था उस महिला को सोने की पायजेब पहनाई जाती थी। यही उसकी एक पहचान होती थी कि उसके अधिकार कितने हैं। वो अधिकार आभूषणों से लेकर के उसके रहन सहन तक के अधिकार उसको मिलते थे। उसका एक अलग से महल बनवाया जाता था, उसके अलग से उसके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं बिल्कुल राजकुमारों जैसी होती थी। उसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, पर्दा प्रथा बाकायदा बिल्कुल रानी महारानी जैसी होती थी। एक ही डिफरेंस होता था महारानी में और पासवान में, वो ये डिफरेंस होता था कि महारानी अपने पूरे 7 फेरे लेके आती थी और पासवान के साथ उनका कोई फेरा नहीं होता था, कोई वैवाहिक कार्यक्रम या समारोह नहीं होता था। वो सीधे सीधे राजा के लिविंग रिलेशन में रहती थी। अब बात ये आती है कि उसे पासवान क्यों कहा गया। यदि उसे वो आइडेंटिफिकेशन ना मिले तो कोई भी व्यक्ति उस पर गलत नजर डाल सकता था, इसलिए उसे पासवान का दर्जा देके एक अलग आइडेंटिफिकेशन दी जाती थी। अब आप देखिए और सोचिए
कि जो महिला एक राजा और ठाकुर के लिए बड़ी खास है, क्या कभी उसकी संतानें किसी विपदा और परेशानी में हो सकती है क्या? प्रैक्टिकल रूप से बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उसके रहन सहन में कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी रहेगी कि वो उसकी संतानें कभी भी उसका वारिसाना हक, उस राजा या ठाकुर या जागीरदार का वारिसाना हक वो नहीं ले पाती थी। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस रखा जाता था पासवान और महारानी के बीच में। अब आप देखिए कि जब वो लड़का बड़ा होता तो निश्चित रूप से वो एक हायर एजुकेशन लेकर के बड़ा हुआ है, एक लड़ाका किस्म की अस्त्र शस्त्र की विद्याएं उसने ली है, तो निश्चित रूप से उसकी योग्यता के आधार पर कोई भी जागीरदार, राजा, महाराजा उसे अपनी संपूर्ण रियासत में से कोई भी एक गांव की जागीर देकर के ठाकुर बना देता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको मारवाड़ रियासत में देखने को मिलेगा कि शेखावाटी से पासवान रही मारवाड़ रियासत में, उनके पुत्र हरि सिंह को मारवाड़ रियासत के एक छोटे से गांव देवली बाबूजी में जागीरी दी गई और उन्हें ठाकुर की उपाधि दी गई। और उनके पुत्र दलपत सिंह, जिन्होंने इजराइल के युद्ध में अपनी लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के सामने अपना नाम रोशन किया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक हिस्ट्री में आपके सामने पढ़ूंगा, जयपुर की रूपा राय, रूपा बढ़ारण का एक संक्षिप्त स्टोरी है, मैं आपके सामने पढ़ करके बताऊंगा ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं ऐतिहासिक तथ्यों से प्रयोग करके आपके सामने चीज रखा हूं। रूपा जयपुर राजघराने की प्रभावशाली बढ़ारण थी। बढ़ारण आप समझते हैं, जैसे बढ़ारण का बाद में जाकर के भंडारी, भंडारण, इनसे ये शब्द आया है। भटियाणी, यह महारानी भटियाणी की सेविका, साथिन, सलाहकार एवं सब कुछ थी। जब सन 1818 में जयपुर के महाराजा जगत सिंह की युवावस्था में मृत्यु हो गई तो महारानी भटियाणी ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उस समय अंग्रेजों से जयपुर की संधि संपन्न हो चुकी थी। रूपा शासन के कार्य में महारानी की पूरी मदद करती थी। वह उस समय रावड़े की एक बाई मात्र थी। संधि होने के बाद ब्रिटिश एजेंट स्टेवार्ट जयपुर आया। उस समय जयपुर में दो दल बने हुए थे जो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करके अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए थे। स्टेवार्ट ने अपने को उस गुट के संबंध कर लिया जो महारानी का विरोधी था। उसने शासन पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। वह खुलकर राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने लगा। सन 1819 में सवाई जयसिंह तृतीय का जन्म हुआ, जो राजगद्दी का वास्तविक अधिकारी था। राजकुमार के जन्म पर एक बड़ा उत्सव मनाया गया और रूपा को बाई से बढ़ारण बना दिया गया, क्योंकि उसने महारानी की निरंतर निस्वार्थ रूप से सेवा की थी। वह राजमहलों के निवास की मालकिन बना दी गई। अब आप देखिए, एक महारानी एक बढ़ारण को कितना इंपोर्टेंट पदभार सौंप रही है। महारानी की व्यक्तिगत संपत्ति भी रूपा की देखरेख में कर दी गई। इस प्रकार रूपा के प्रभाव में बड़ी वृद्धि हो चली। कई सरदार महारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए रूपा का मुंह ताकते थे। अब आप देखिए कि पासवानी कितनी पावरफुल हुआ करती थी। जब उनको दर्जा एक महारानी ने इतना बढ़ा दिया कि अन्य
शासकों और सामंतों को, छोटे मोटे जागीरदारों को भी उसका मुंह उतारना पड़ता था। महारानी के पास रूपा के अलावा सरदारों का एक शक्तिशाली गिरोह था जो इस विदेशी एजेंट का राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने का विरोधी था। अब आप देखिए कि एक शक्तिशाली सैनिकों का दल और शक्तिशाली पावरफुल लोगों का दल तक उसने अपना व्यक्त कर लिया रूपा ने। जुंथाराम एक कुशल प्रशासक और महारानी का अनन्य सहायक था। आगे चलकर उसे जयपुर का दीवान बना दिया गया। बिसाऊ का ठाकुर श्याम सिंह, मनोहरपुर का ठाकुर आदि महारानी के सहायक ठाकुर थे। इस प्रकार एक शक्तिशाली गुट महारानी के पक्ष में तैयार हो गया था। सरदारों और महारानी के बीच में रूपा कड़ी का काम करती थी। वह चतुर, समझदार और पढ़ी लिखी थी। महारानी का सारा पत्र व्यवहार रूपा करती थी। महारानी अपने रुक्के में केवल 1-2 पंक्ति लिखती और शेष भाग रूपा के लिए छोड़ देती थी। अंग्रेजों ने महारानी को पहले फुसलाया और फिर धमकियां देने लगे। जब इनसे काम नहीं चला तो उन्होंने रूपा और जुंथा राम को महारानी से अलग करने की चाल चली। सन 1935 में जय सिंह तृतीय की अचानक मृत्यु हो गई। इस पर अंग्रेजों ने इसके लिए जुंथाराम पर हत्या का आरोप लगाया। उसे दीवान के पद से हटाकर दौसा में कैद कर दिया गया। रूपा को नहीं छेड़ा गया क्योंकि उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं थे। अंत में अंग्रेजों को मनचाहा अवसर मिल गया जब आगे चलकर मेजर ब्लैक मारा गया। मेजर ब्लैक की हत्या जयपुर में 4 जून 1835 को हुई थी। जयपुर के लोगों ने उसे मार डाला। इस हत्या की प्रतिक्रिया समस्त देश में हुई। अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित हो रहे आक्रोश का यह परिणाम था। इस हत्या का बदला चुकाया गया। एक जांच करने के लिए कोर्ट की स्थापना हुई जिसने इस हत्या में संधि, जूथराम और रूपा बड़ान को लपेट लिया। रूपा को जबरदस्ती महलों से हटाकर विद्याधर के बाग में कैद कर दिया गया। आगे चलकर उसे माधवराजपुरा के किले में रखा गया। रूपा की उपस्थिति यहाँ की खतरनाक मानकर उसे वृंदावन भेज दिया गया जहां दर्दनाक हालत में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। रूपा ने 2 दशकों तक अप्रतिम अधिकारों का उपयोग किया था। उसने कई सरदारों पर कृपा की और उन्हें उच्च पद दिलाया। जयपुर राजघराने की वह कर्ता धर्ता बनी रही। महारानी पर उसके अप्रतिम प्रभाव के कई किस्से मौजूद हैं। रूपा शिक्षित होने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। उसने सांगानेरी दरवाजे के पास प्रसिद्ध रूप चंद्रमा का मंदिर बनवाया। यह मंदिर सन 1833 के आसपास बना। आजकल यह देवस्थान के अंतर्गत है। रेवासे के महंत की वह शिष्या थी। इस महंत को उसने 50,000 रुपये मंदिर बनवाने के लिए प्रदान किए थे। इससे रेवासा का जानकीनाथ जी का बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप देखिए कि पासवान जो थी एक व्यवस्था थी, एक दर्जा था। ये किसी जाति विशेष के ऊपर हम आक्षेप लगा करके इसे नहीं बोल सकते या इसकी हिस्ट्री को हम किसी जाति विशेष पे चिपका नहीं सकते। ये ओहदा था और इस ओहदे पर रहने वाली महिलाएं बहुत ही खास, चतुर और बहुत ही तेज तर्रार होती थी। लेकिन कई इतिहासकारों ने रखेल बताया, किसी ने दासी बताया, किसी ने कुछ भी बता करके इनके साथ में दास प्रथा को भी जोड़ा और जोड़ने का प्रयास किया और बेकसूर दासियों को, बेचारियों को बदनाम किया कि ये सब उन्हीं कामों में लिप्त थी। समस्त दासियां ऐसी नहीं थी। आज भी घर में आपके कोई बाई आती होगी झाड़ू पोछा करने, वो किस जात की है कोई नहीं पूछता है। और हम पूछने लगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो घरों में आज भी काम कर रही है वो किसी न किसी जाति विशेष की
कह करके हम उन्हें नहीं पुकार सकते। वो हर जाति कास्ट की हो सकती है। जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है वो आज भी घरों में झाड़ू पोछे बर्तन कर रही है। और आज भी जयपुर में कई डिस्ट्रिक्ट्स में देख सकते हो कि महिलाएं घरों में काम कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सभी महिलाएं किसी एक पर्टिकुलर किसी कास्ट की जाती है, ये संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन इतिहासकारों ने जबरन लिख करके निकाल के दरोगा रावण राज को लिखने का प्रयास किया और एक अपनी ओछी मानसिकता और मक्कार किस्म की सोच को उन्होंने उजागर किया। आज के जमाने में ऐसे इतिहासकार होते तो उल्टा करके लटका के हम पीट दो। कोई कानून कुछ नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं किसी कास्ट और जाति के बारे में गलत लिखने का। अगर वो गलत लिख रहे हैं तो हमसे बड़ी सजा उनके लिए मुकर्रर की जानी चाहिए कानून और व्यवस्था में। हम खुला कहते हैं कि ऐसे इतिहासकार जो आज भी इस गलती दोहरा रहे हैं, नकल मार रहे हैं, उनको उल्टा करके लटका के मारना चाहिए, पीटना चाहिए। और यदि बदले में कोई कानून प्रकृति का प्रतिक्रिया होती है तो सबसे बड़ा अपराध उस पर साबित होता है जो वो ये लिख रहा है पर्टिकुलर किसी कास्ट और जाति के बारे में। साथियों, मुझे पूरे संपूर्ण संविधान का नॉलेज है और ज्ञान है। मैं नहीं चाहता कि कानून हाथ में लें, लेकिन जब ये गलतियां और गलत चीजें पढ़ने को मिलती है तो निश्चित रूप से गुस्सा आना स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। यही एक मानव के चिंतन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लेकिन पहला रास्ता ये है कि समझाइश से और धैर्य से काम बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सेकंड नीति तो है ही है। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि राजस्थानी ग्रंथाकार जो प्रकाशन है जोधपुर का, उसने ऐसी कई पुस्तकें, बदमाशी से लिखी गई पुस्तकें आज वो चला रहा है, जबकि मेरे पास उसका माफीनामा पड़ा है और मर्दमशुमारी रिपोर्ट में जो गलतियां उन्होंने की है वो मुझे पता है और उससे संबंधित मेरे पास माफीनामा उनका आया हुआ है और मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो कब इसमें संशोधन करके हमें पुस्तक दे। नहीं तो ऐसे लोगों को फिर सबक सिखाना आवश्यक है, उन्हें याद दिलाना आवश्यक है, उनका माफीनामा उनके सिर पर चिपकाना आवश्यक है जाकर के उन्होंने जो लिखा है उसको सार्थक किया है नहीं किया, ये पूछना हमारा फर्ज और कर्तव्य है। जैसा कि मैंने आपको एक स्टोरी बताई छोटी सी और आपके यदि वो समझ में आई है तो आज का जो ये चैप्टर है पासवानों के ऊपर, ये सार्थक है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रख देता हूं ताकि वो डिफरेंट तरीके की स्टोरी है। देवता की पासवान, देवदासी प्रथा भी चली थी और देवताओं के लिए जो देवदासी चुनी जाती थी उसके बारे में हम सभी अलग से कभी चर्चा करेंगे। पेशवा बाजीराव मस्तानी को आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म के अंदर देखा कि किस तरीके से दर्शाया गया है स्टोरी को। एक विदेशी सुंदरी जो महारानी बनी, काफी लंबी स्टोरी है। सरल हृदय जुबेदा बानो, जुबेदा बानो पे हम चर्चा करते हैं, ये मारवाड़ से रिलेटेड स्टोरी है और लोगों के जल्दी समझ में आएगी क्योंकि
क्योंकि ये ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, ये लेटेस्ट इतिहास है। किस तरीके से रतनलाल जी मिश्र ने इसको लिखा है अपनी भाषा में, बहुत ही संक्षिप्त स्टोरी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सेंट्रा से तलाक हो जाने के बाद हनुमंत सिंह एकाकीपन महसूस करने लगे। वे दुखी और उदास रहने लगे। उन्होंने अपने आप को एकांत में कैद कर लिया और पब्लिक समारोह में भाग लेना बंद कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में एक अभाव का अनुभव किया। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उन्हें प्रेम पूर्वक सहलाए और उन्हें मानसिक चिंताओं से छुटकारा दिला सके। महाराजा की बहन का विवाह बड़ौदा के फतेह सिंह राव गायकवाड़ से हुआ था। उस समय भारत में कई बड़े स्टेटों के राजा महाराजा आए थे। इस समय म्यूजिक पार्टी आयोजित हुई जिसमें देश के बड़े कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इनमें एक नर्तकी अति सुंदर और आकर्षक कलाकार थी। उसने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग चमत्कृत हो गए। महफिल में विद्यमान सभी राजाओं ने इस कला को मुक्त कंठ से सराहना की। हनुमंत सिंह इस अनन्य सुंदरी पर मोहित हो गए। इस कलाकार का नाम जेबुदा बानो था। अब आप देखिए कि ये कोई डाइजवाई या दहेज में नहीं आई, लेकिन किसी समारोह में नर्तकी के रूप में आई थी। वहां से भी पासवान बन सकती है, कहीं से भी पासवान आ सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अधिकतम जो है वो डाइट वालों में से ही बनी। ये इतिहास है। इस कलाकार का नाम जेबुदा बानो था। यह एक मुसलमान युवती थी जिसने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। उसने अपने समय की सुप्रसिद्ध उस्तादों के चरणों में बैठकर नृत्य और गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बारात तो लौट गई, पर जुबेदा को उस समय के लिए रोक लिया गया। उसे बूंदी के राजा बहादुर सिंह के पास ठहरा दिया गया। हर दिन कोई न कोई पार्टी आयोजित की जाती जिसमें जुबेदा हनुमंत सिंह की उपस्थिति में अपनी कला का प्रदर्शन कर वाहवाही जोड़ती। कुछ समय बाद में लौट गई। इस पर महाराजा दुखी हो उठे और उनके जीवन में दुख की एक काली छाया मंडराने लगी। जुबेदा एक मुस्लिम युवती थी, पर महाराजा उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां जाति, समुदाय और धर्म की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने एडीसी को मुंबई भेजा और कुछ समय बाद में उसके पीछे पीछे स्वयं भी वहां जा पहुंचे। वे एक सामान्य होटल, रेस्टोरिया होटल जिसका नाम है, में ठहरे, जो चर्च गेट पर था। वे लोगों की नजरों में बचना चाहते थे। महाराजा येन केन प्रकरण जुबेदा को अपनी पासवान बनाने पर तुल गए। इसमें वैसे कोई बुराई नहीं थी। अनेक राजा महाराजा अपनी विधिवत विवाहित रानियों के अतिरिक्त कई पासवाने रखते आए थे जो विभिन्न जातियों की होती थी। देखिए सर, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि विभिन्न जातियों की होती थी, इतिहासकार भी लिख रहे हैं। उनके पूर्वज महाराजा तख्त सिंह के भिन्न भिन्न जातियों की 20 पासवाने थी जो 10 महारानियों के अतिरिक्त थी। देखिए, 10 महारानियों के अतिरिक्त 20 अन्य पासवाने थी जो भिन्न भिन्न जातियों की थी। क्या शौक फरमाए थे। जुबेदा की माता फैजबाई अपने समय की बड़ी प्रसिद्ध गायिका थी जो उच्च वर्ग के लोगों को सामने अपनी मनमोहक कला का प्रदर्शन करती थी। आगे चलकर वह मुस्लिम व्यापारी कासिम भाई मेहता की रखेल बनकर रह गई। जुबेदा इनकी संतान थी। 9 वर्ष की होने पर उसे उसकी नाते की बहन के पास लखनऊ में भेज दिया गया था। आगे चलकर जुबेदा एक सुंदर युवती के रूप में बड़ी हुई। इस अनन्य सुंदरी के साथ एक कामुक सेठ ने अपना प्रेम प्रसंग चालू किया। उसने जुबेदा की साक्षिका को बहुमूल्य भेंट दी और उनके माध्यम से लड़की के संपर्क साध लिया। इस मिलन से एक लड़की पैदा हुई जो शीघ्र ही मर गई। जुबेदा की मां को जब इस बात का पता चला तो वह बड़ी नाराज हुई और उसे अपने पास बम्बई में बुला लिया। वहां उसके एक लड़का खालिद उत्पन्न हुआ जो बच्चे पैदा करने के बाद भी जुबेदा के सौंदर्य की चमक दमक पूर्ववत बनी थी। वह अब
भी उतनी तरोताजा लगती थी मानो कोई अवैध लड़की हो। वह बम्बई में फिर से फिल्मों में काम करने लगी, जिससे उसका नाम चारों ओर फैल गया। वह अनन्य गायिका थी जिसे देश में विभिन्न भागों में निमंत्रण आते रहते थे। महाराजा के सहायकों ने षड्यंत्र करके जुबेदा को उनसे मिलने की व्यवस्था करा दी थी। वह धन और उसके साथ साथ एक उदार रक्षक चाहती थी जो उस पर अपना संपूर्ण प्रेम बदल सके। महाराजा इसके लिए उपयुक्त पात्र थे। उन्होंने जुबेदा पर अमित प्यार ही नहीं उड़ेल दिया, अपितु अपनी अगाध संपत्ति भी निछावर कर दी। एक साथ उसने आने से पहले जो अपनी डिमांडें रखी वो राजा महाराजाओं को पूरी करनी पड़ी। बहुत सारी संपत्ति उनको देनी पड़ी, उनकी रहने की व्यवस्था है माँ बेटियों के लिए उन्होंने उससे शादी का प्रस्ताव किया, जिसे जुबेदा ने शीघ्र स्वीकार कर लिया। यानी देखिए, अब इन्होंने शादी का प्रस्ताव भी स्वीकार करना था। धर्मवर्धन कोई बड़ी बाधा बनाकर सामने नहीं आया। जुबेदा ने जानबूझकर इस शादी के लिए अपनी माँ को स्वीकृति नहीं दी, जो एक कट्टर मुसलमान थी, और ऐसी शादी को कभी अपनी स्वीकृति नहीं देती। यानी जुबेदा ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी मां की भी बात नहीं मानी। 17 दिसंबर 1950 को ब्यावर के आर्य समाज में धर्म परिवर्तन की रस्म अदा की गई। ब्यावर आर्य समाज में धर्म परिवर्तन किया गया 17 दिसंबर 1950 को। जुबेदा का नाम धर्म परिवर्तन के बाद विद्या रानी रखा गया। आगे चलकर उसके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुकुम सिंह रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे राव राजा की उपाधि दी गई। देखिए, पासवानों से उत्पन्न पुत्र और संतानों को राव राजा की उपाधि दी जाती थी। और ऐसे कई पासवान पुत्र हैं जो शासक रहे हैं। अब आप उन्हें ये कह करके देखें कि वो पासवान पुत्र हैं, वो आपके ऊपर हमला बोल देंगे। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य है ये कि राव राजा उन्हीं का है। ये पहचान है, ये उपाधि है। राव भी उपाधि है। जुबेदा महाराज की केवल विधिवत परिणीता पत्नी ही नहीं थी, वह महारानी भी थी। कुछ वर्षों तक यह प्रेम ज्वाल निरंतर तीव्र गति से चलता रहा। दूसरी महारानी ने इस भाग्य का खेल समझकर स्वीकार लिया। दूसरी महारानी ने अपना भाग्य का खेल समझ के इसको स्वीकार लिया कि भाई ये सत्य है, अब इसे स्वीकारना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अल्टरनेट भी नहीं था। वे खुलेपन से जुबेदा से मेल जोल रखती थी। यानी फिर बाद में उन्होंने जुबेदा को भी स्वीकार लिया। उनको पता था कि इस मेल जोल को नहीं बरकरार रखा तो उनका दाना पानी कब बंद हो जाए। सुनहरी शाम को जब रात्रि का आने वाला अंधकार सारे शहर को अपने आवरण में छिपाने वाला था, तो हनुमंत सिंह के मन में जुबेदा के साथ हवा में सैर करने की ललक जागी। वे एक साथ हवा में उड़े, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले। आकाश स्वच्छ और नीलिमा से भरा हुआ था, पर धीरे धीरे शांति रंग के बादल आकाश में ढकने लगे। चांद बादलों में लुका छिपी का खेल खेलने लगा। शीतल पवन धीरे धीरे बहने लगी। ये कहा जाता है कि प्रकृति हमेशा प्रेमियों के षड्यंत्र में मिली हुई होती है। जब वह हवाई जहाज शहर के बाहरी भागों को पार कर गया तो उस समय मौसम बड़ा सुहावना था। प्रकृति ने अपना अपरिमित सौंदर्य सर्वत्र बिखेर दिया था। हवाई जहाज ने पहाड़ों के पीछे एक गोता लगाया और क्षण भर में उनके शिखर के ऊपर चक्कर काटने लगा। अचानक एक झटके में वे नीचे आया और टेलीफोन के तारों से टकरा गया। तत्काल यह अग्नि की लपेटों में गिर गया और दोनों प्रेमी जो जीवन से जुड़े हुए थे राख के ढेर बन गए। मृत्यु उनको अलग नहीं कर सकी। यह दुर्घटना 2 जनवरी 1952 को घटित हुई। इस अनन्य सुंदरी मुस्लिम युवती की प्रेम गाथा आज भी इस भूभाग में लोगों के दिलों में बसी हुई है, जिसकी स्मृति मात्र एक टीस पैदा कर सकती है। आप देखिए, ये बड़ी रोमांचित लव स्टोरी है जुबेदा की।
यह आपको स्पष्ट होने लगा होगा कि पासवानों और उनके इतिहास से राणा राजपूतों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ना दरोगाओं का इससे संबंध है, ना हजूरी ना वजीर का। हाँ, यदि कोई दरोगा जिसकी स्थिति बड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई वो आगे चल के, और उसकी कोई पुत्री किसी राजा या महाराजा के यहाँ किसी रानी के साथ दायबाल के रूप में दे दी गई हो, तो ये उसकी एक मजबूरी कही जा सकती है। और ये भी जरूरी नहीं कि आगे चल के वो कोई पासवान बनी हो या दासी तक ही सीमित रह गई हो, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि वो दासी रही हो, वो महारानी या रानी भी बनी हो कहीं जाकर के। ये परंपराएं जो है ये मेरे द्वारा बनाई हुई थी, ये परंपराएं पहले से बनी हुई थी। इन परंपराओं को एक नाम दिया गया अपनी करतूतों को ढकने के लिए, एक परंपराओं का नाम दिया गया और ये सिस्टम चलता रहा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन आपत्ति उस जमाने में नहीं थी, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये जो संपूर्ण चैप्टर है पासवानों पर, ये कोई इसलिए नहीं है कि मैं किसी को की सामाजिक स्थिति को या किसी जाति विशेष को टिप्पणी करके मैं दर्शा रहा हूँ। मेरा जो आज का चैप्टर है वो सिर्फ इसलिए है कि रावण राजपूत जाति को पासवान इतिहास के साथ जोड़ करके गलत रूप से जो पेश किया गया वो गलत है और वो गलत ही रहेगा। और ये आज का जो वीडियो है ये आप सभी लोग अच्छे से सुने और देखें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। और सब्सक्राइब करने के अलावा इसे आप आगे से आगे शेयर करके पूरा वीडियो देखने के लिए बोलें, क्योंकि जब तक कोई भी चर्चा आप अंत तक नहीं देखेंगे, आप आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके और आधे अपना ज्ञान आगे बांटना प्रारंभ कर देंगे तो जिंदगी में आप मात खाएंगे। इसलिए साथियों, मैं हमेशा से कहता हूँ समाज के हमारे युवा पीढ़ी को कि कभी भी किसी भी चीज को आप उठाते हैं, किसी भी व्यक्ति को आइडियल बनाते हैं, उससे पहले उसकी संपूर्ण हिस्ट्री का ज्ञान हमें होना चाहिए। ये कोई समाज का प्लेटफॉर्म है, ये कोई राजनीति का मंच नहीं है जहां भीड़ और गैदरिंग के लिए हमने मर्जी आइडियल को आइडियल बनाया और चल दिए उसके पीछे पीछे भेड़ बकरियों की तरह और पूरे समाज को कुएं में और खाई में धकेल रहे हैं। ये बहुत ही गलत परंपरा ट्रेडिशन चला रहा है। और मैं आज अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, और काफ़ी लंबा समय मैंने आपको सबका लिया, और मैं आज के इस चर्चा में समाप्ति के पहले मैं संक्षिप्त में फिर बताना चाहूँगा कि रावण राजपूत जो शब्द है, जो जाति है, उनका कोई पासवानों के इतिहास से लेना देना नहीं है, न किसी राजा महाराजा या जागीरदार के इतिहास से लेना नहीं है। ये परिस्थितियों के हमारी कम्युनिटी है, परिस्थितियों के हमारे एक समुदाय और वर्ग है जिनके ऊपर पद सूचक जाति नामों को जबरन थोपा गया, और थोपने के साथ साथ में उसके साथ जबरन इतिहास जोड़ा गया। ये सरासर गलत है। मेरी नजर में जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो रावण राजपूत की यही है कि जो राजपूत अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते पर्दा कायम नहीं कर पाए, वही राजपूत आगे चल करके रावण राजपूत कहलाए। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जिन राजपूतों के पास किसी भी कारण से जमीन और जागीरदारी नहीं रहेगी, वह राजपूत आगे चल कर रावण राजपूत कहलाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम राजपूत थे तो फिर रावण राजपूत क्यों कहलाए? इसका सबसे बड़ा रीजन और कारण यही है साथियों, आज के दौर में एक भाई दूसरे भाई से अपना हिस्सा लेता है, और इसे कानून ने और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। और आज के दौर में तो यदि बहन है तो वो भी बराबर से वारिशान का हक रखती है, वो भी अपना हिस्सा लेती है।
जब आज के इस आधुनिक युग में संविधान ने भी बराबर हिस्से की बंटवारे की ओर बात करी है, तो क्या राणा राजपूतों ने अपने राजनीतिक हक और लड़ाई की बात करने को जायज नहीं है कि आज एक राणा राजपूत अपने राजनीतिक हक और लड़ाई की बात करें? उन्हें इस सेकंड से चाहिए, अपने बड़े भाई राजपूतों से चाहिए जो उनके कभी अग्रज रहे होंगे, कभी ये भी राजपूत थे। आज इसी बंटवारे की बेटी और वोट की बात को लेकर के राणा राजपूतों ने अलग प्लेटफॉर्म बनाया है, अन्यथा ये इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती यदि ये बराबरी में राजनीतिक रूप से साथ चलते, कंधे से कंधा मिला करके। राजस्थान में 6% आबादी राणा राजपूतों की है। 1931 की जो सेंसस है जिसमें दरोगाओं की जनगणना को बहुत कम दिखाया गया है, वो मात्र दरोगा पदों की जातियों की गणना की गई है साथियों। उस 1931 की जनगणना में कहीं पर भी राणा राजपूतों की जनगणना नहीं है, हजूरी की जनगणना नहीं है, वजीरों की जनगणना नहीं है, रिशालदारों की जनगणना नहीं है, कामदारों की जनगणना नहीं है, कोठारी की जनगणना नहीं है, भंडारी की जनगणना नहीं है, हवलदार, पता नहीं किन किन नामों से पदस्थ जातियों से इस पूरे कास्ट को जाना जाता है राणा राजपूत को, उनकी कहीं पर भी जनगणना नहीं है सिवाय एक दरोगा पोस्ट की जनगणना है। ये बड़ी विडंबना है कि उस वक्त भी ये षड्यंत्र था कि राजपूत कम्युनिटी अपनी आबादी को कैसे ज्यादा दिखाए, इसलिए उन्होंने एक मात्र दरोगा पदवी की जनगणना की। वो भी इसलिए क्योंकि दरोगा बहुत ही चर्चित और बहुचर्चित पदवी थी, पोस्ट थी, एक हायर पोस्ट थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दरोगा को कहा जाता था। दरोगा एक रुतबेदार पोस्ट थी, इसलिए उससे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए एक पर्टिकुलर पोस्ट की गणना कर ली गई जिसकी बहुत अहमियता के कारण उसकी संख्या कम थी। उस जमाने में 20-25 हजार दरोगाई पोस्टेड थे 22 रियासतों में और संपूर्ण 3 ठिकानों के अंदर। तो ये षड्यंत्र जो है राणा राजपूतों के साथ आज से नहीं, आदिकाल से चला रहा है। कई लोग विदुर जी को हमारे समाज से जोड़ देते हैं, कोई वो गलत है। विदुर जी दासी पुत्र थे, कोई पासवान पुत्र भी नहीं थे, कोई दरोगा भी नहीं थे, वो एक दासी पुत्र थे और दासी से उत्पन्न हुए थे। लेकिन दासी पुत्र क्यों कहा जाता है, मेरे नजर में ये समझ में नहीं आया। जब उस जमाने में भी व्यक्ति के जन्म और उसकी जाति को उसके वीर्य से आंका जाना जाता था, तो उनके जो पिता थे वो ब्राह्मण थे। ऋषि वेदव्यास विदुर जी के पिताजी थे, विदुर जी के नहीं, वो धृतराष्ट्र के और पांडु के भी पिता थे। इसलिए साथियों कभी भी साहित्यों का पढ़ें, पूरा गौर से पढ़ें कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, उत्पन्न कहां से हुए। ये दास प्रथा के अंदर जो दरोगा घुसेड़ दिया, इसका मतलब विदुर जी को भी राणा राजपूत मान लिया लोगों ने, ऐसा कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। विदुर जी अच्छे सलाहकार थे, अच्छे राजघराने के ऋषि महात्मा के पुत्र थे, लेकिन हर कहीं अपने इतिहास को, खुद के इतिहास को शोध करने के बजाय दूसरों के इतिहास को यहाँ ला करके थोप रहे हैं, अपने सिर पे मार रहे हैं, गलत है। ये जो लोग समाज के लोग इस तरीके के प्रचार करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, ये सुनी सुनाई बातों को अपने ऊपर जो इन्होंने सुना है बेचारों ने, जो कथा है कभी महात्मा कोई कथा संत की सुन ली होगी, उसके आधार पर अपने आप सीरियल देख ली, उस आधार पर अपने वो दासी पुत्र मान लिए। ऐसे दासी पुत्रों को नमस्कार और ऐसे आइडियल को मानने वालों को भी नमस्कार, जो पता नहीं कहाँ से स्टोरी सुनते हैं और अपने आप को उसका अभिनव मान लेते हैं, उनको भी नमस्कार। और राणा राजपूतों को मैं आज कहूंगा कि वो गर्व से कहें कि मैं राणा राजपूत हूं। मैं आपके सामने एक और स्टोरी रख रहा हूं जो पासवान के इतिहास से जुड़ती है। एक विदेशी सुंदरी जो महारानी थी, यह एक ऐसी विदेशी औरत की कहानी है जो साधारण कुल की थी तथा जिसकी सुंदरता मध्यम दर्जे की थी
इस ओर के प्रति राजस्थान का एक राजा मोहग्रसित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह विदेशी स्त्री जोधपुर की वास्तविक महारानी बन गई। ये कहानी भी मारवाड़ से जुड़ी हुई है। शायद राजस्थान में पहला उदाहरण है जिसमें प्रेम के वशीभूत राजा ने अपनी उत्कट संवेदना के कारण जातीय विचारों को तिलांजलि देकर एक विदेशी औरत पर सर्वस्व लुटा दिया। राजपूत परिवारों में एक पुरानी परंपरा है कि वे विदेशी रक्त से घृणा करते हैं और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। वे दूसरी जाति की स्त्री को कभी अपनी बहू नहीं बनाते। मुगलों के शासन काल में अनेक राजपूत राजाओं ने अपनी पुत्रियां मुगलों को दी, पर उन्होंने मुगलों की लड़कियों को अपने अंतःपुर में स्थान नहीं दिया। गौर से सुनना चाहते हैं। राजपूत परिवारों में एक पुरानी परंपरा है कि वे विदेशी रक्त से घृणा करते हैं और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। वे दूसरी जाति की स्त्री को कभी अपनी बहू नहीं बनाते। मुगलों के शासनकाल में अनेक राजपूत राजाओं ने अपनी पुत्रियां मुगलों को दी और उन्होंने मुगलों की लड़कियों को अपने अंतःपुर में स्थान नहीं दिया। अगर इस परंपरा का तिरस्कार एक आधुनिक शासक द्वारा किया जाता है तो इसका एक ही अर्थ है कि कामुकता नियंत्रण के बाहर होकर सिर पर चढ़कर बोल रही है। महाराजा मोहन सिंह का जन्म जोधपुर के शासक परिवार में 16 जून 1923 को हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था में उन्हें मेयर कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने शिक्षा पाई। उस समय उनके ट्यूटर कर्नल वडिंगटन और पीएम मोहन थे। सन 1942 में उन्होंने मेयर कॉलेज छोड़ दिया। उस समय उनको डिप्लोमा मिल चुका था। सन 1943 को 14 फरवरी को उनका विवाह धंगत्रा स्टेट की एक विदेश सुंदरी जो महारानी बनी, यानी धंगत्रा स्टेट की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ हुआ। अगले साल उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद 2 पुत्रियां हुई, जिसके नाम चंद्रेश कुमारी और शैलेश कुमारी रखे गए। इस समय तक नाम मात्र का भी संदेह नहीं था कि महाराजा अपने पूर्वजों द्वारा आचरित मार्ग और परंपरा को छोड़कर एक विदेशी औरत के रूपचार में फंस जाएंगे। अपने पिता की मृत्यु पर वे राज्य शासन का काम मुस्तैदी से कर रहे थे और एक सुख शांति से भरा पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी एक सरल हृदय राजपूत वाला थी, जो परंपरागत राजपूत वातावरण में पलित पोषित थी। वह धर्मभीरू, उदार और सरल थी और बिना किसी शिकायत शिकवा के पति की सेवा करना अपना मृत कर्तव्य मानती थी। महाराजा मोहन सिंह एक नई बंदूक के आविष्कार करने में जुटे रहते थे। वे पेन पिस्तौल बनाने के काम में दक्षित रहते थे। लगातार प्रयत्न के बाद उन्होंने एक पेन पिस्तौल बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी और इसे निरंतर अपने साथ रखते थे। उनके इस आविष्कार की प्रशंसा सैनिक विशेषज्ञों ने भी की। महाराजा 24 वर्ष की युवावस्था में राजगद्दी पर आसीन हुए थे। यह गद्दी शक्ति और समृद्धि की प्रतीक थी। महाराजा ने अपने पिता के काल में भी कुछ ऐसे काम किए थे जो उनकी चिंता के कारण बने थे। इनमें से एक कार्य का वर्णन नीचे दिया जाता है। जिस समय की बात है उस समय बैंड एक नृत्य की मधुर धुन बजा रहा था। बाल नृत्य प्रारंभ हो चुका था, जिसमें भोज में आए सभी मेहमान भाग ले रहे थे। राजकुमार हनुमंत सिंह पहले एक विदेशी युवती के साथ अपने नाचे, फिर एक ब्रिटिश लड़के के साथ नाचने लगे। वे बराबर इस लड़की के साथ नृत्य करने लगे, जिससे उनके पिता बड़े खिन्न हुए। ये खिन्नता इतनी बड़ी कि वे क्रोध में आकर डिनर छोड़कर चले गए। उन्होंने राजकुमार के इस अशोभनीय व्यवहार की शिकायत महारानी से की। आगे आने वाली घटनाओं का वह पूर्व संकेत था। यह लड़की एक नर्स थी जिसका नाम मिस सैंड्रा मैकब्राइड था। उस समय वह बड़ा हिंदूराव अस्पताल दिल्ली में कार्यरत थी। कृष्ण कुमारी के कान का ऑपरेशन इसी अस्पताल में उस समय को हो चुका था। उस समय राजकुमार हनुमंत सिंह ने इस लड़की को नजदीक से देखा। यद्यपि सैंड्रा अनन्य सुंदरी नहीं थी, तथापि उसकी चाल, चमक, दमक और व्यवहार इस प्रकार का था कि वे किसी को भी अपने मोह पास में बांधने में समर्थ थी।
महाराजा इस लड़की के प्रेम पास में बंध गए थे। उसे पाने की उत्कट इच्छा उन्हें बेचैन किए हुए थी। उनकी लालसा दिनादिन अधिक होती गई और वे उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। उन्होंने उस लड़की को हरम में लाने की जोरदार प्रयत्न शुरू किए। उनके महकरोज के साथियों ने इस काम में उनसे बड़ी मदद की। वे प्रेमियों के गुप्त रीति से मिलने के लिए मिलन स्थल की व्यवस्था करने में लग गए। जब महारानी का ऑपरेशन हो गया तो उस समय महाराजा तक पहुंचने के लिए सैंड्रा ने महारानी का माध्यम बनाया। वे राजमहल में आए और कुछ दिन वहां रहकर उसने कृष्ण कुमारी से विदा ली। महारानी के मन में कोई संदेह नहीं था। अतः जब महाराजा ने उसे मारवाड़ जंक्शन से विदा कर आने की बात कही तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। सैंड्रा से होने वाले गुप्त मिलन से महाराजा की लालसा इस लड़की के प्रति प्रबल वेग से बढ़ चली। दिन रात वो तरह तरह की योजना बनाते ताकि उसकी प्रेमिका उनके बगल में हासिल आए। धीरे धीरे इस वियोग व्यथा से पीड़ित होकर उन्होंने अपने शरीर की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। अब वे पहले से कमजोर हो गए थे। सामान्य खुशियां उन्हें आनंदित करने में विफल हो गई। वे कामातुर होकर अनियमनस्क बन गए। इन दुखद भरे विचारों ने उन्हें असहाय और बेचैन बना डाला। सैंड्रा का भाई डोरिक था जो पाकिस्तान सरकार की सेवा में था। वह रावलपिंडी में कार्यरत था। सैंड्रा भी अपने भाई के साथ वहां गई थी और वहां उसके साथ रहने लगी। इस समय जोधपुर का हाकिम निशार पाकिस्तान गया और वहां अबू निस्तार की मदद से जो पाकिस्तानी सरकार में मंत्री था उसने उस लड़की को भारत में वापसी की व्यवस्था कर दी। जोधपुर के मोहनलाल सांगी ने भी आवश्यक मदद इस कार्य में दी, जिसके फलस्वरूप उसे महाराजा ने सुदरी गांव में भेज दिया। यानी महाराजा ने सुदरी गांव भेंट में दे दिया। मोहनलाल सांगी ने भी आवश्यक मदद इस कार्य में दी, जिसके फलस्वरूप उसे महाराजा ने सुदरी गांव भेंट में दिया। यानी देखिए मोहनलाल जी सांगी भी जो है सुदरी गांव के जागीरदार बन गए। बहुत बड़ी उन्होंने व्यवस्था की हनुमान सिंह जी के लिए। सैंड्रा के माता पिता मुंबई में देवघाटी में रहते थे। उसके पिता एक साधारण रेलवे कर्मचारी रूप में रिटायर हो चुका था और मुंबई में बस गया था। सन 1947 में सैंड्रा को गुप्त रीति से जोधपुर लाया गया, जहां वह बीमार हो गई। उसका इलाज पहले दिल्ली और फिर मुंबई में करवाया गया। उस समय वह ताजमहल होटल में रह रही थी। महाराजा छाया की तरह सैंड्रा के पीछे लगे रहते थे। उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी कि सैंड्रा को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त। अच्छी चिकित्सा और महाराजा के प्रेम स्पर्श के कारण सैंड्रा की तबीयत में कुछ सुधार हुआ। इस पर दोनों जोधपुर लौट आए। इसके लिए उन्होंने हवाई जहाज का उपयोग किया। यह प्रेम प्रसंग पूरे जोश खरोश से निरंतर जारी रहा। ये प्रेम प्रसंग छिपा नहीं रह सका और जगह जगह लोग इसकी चर्चा करते रहे। किसी भी व्यक्ति में इतना साहस नहीं था कि वह खुलकर इसका विरोध करे। इस समय तक अधिक ऐतराज योग्य कोई बात नहीं थी, क्योंकि महाराजा के पूर्वज भी अपने अंतपुर में कई रखेले रखते आए थे। जब किसी नजदीकी रिश्तेदार ने ऐतराज किया तो महाराजा का आक्रोश भरा उत्तर था कि एक साधारण व्यक्ति वेश्या के कोटे पर जाकर अपनी यौन कामना को संतुष्ट कर सकता है, पर उच्च पदस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वे उसे रखेल रखे और उससे मौज मस्ती करे। मानव की प्रवृत्ति बहुविवाही रही है। वह अनेक औरतों से भोगलास चाहता था। उसे स्थायी रूप से एक औरत के साथ जीवन काटना दुर्भर हो रहता था। वह ऐसी व्यवस्था में एक सुंदर मनमोहक युवती के भावपास में आबद्ध होकर जीवन का रसपान पीना चाहता था, जो जीवन के रस को सरोवर कर देने की कला में माहिर है। अब महाराजा पूर्ण रूप से सैंड्रा की मुट्ठी में थे। वे बहुधा उन्हें गालियां देती थी और पुत्र होने पर पीट भी देती थी। सैंड्रा माफिया के इंजेक्शन लेने की आदी थी, जो उसकी बीमारी को कम कर देते थे। इन इंजेक्शनों से उत्पन्न दौरों के समय वे बेकाबू और अति क्रुद्ध हो उठती थी। उस समय राजनीतिक स्थिति बड़ी तनावमय हो गई थी। देश के विभाजन और ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के खात्मे ने स्टैंटो के भविष्य के लिए एक समस्या पैदा कर दी थी।
शीघ्रगामी घटनाएं घटित होने लगी, जिनमें हर राज्य का शासक सम्मिलित हो गया। पाकिस्तान से मिलने की महाराजा की कोशिश सफल नहीं होने दी गई। देखिए, जोधपुर स्टेट पाकिस्तान में मिल सकता था। कितनी गजब की स्टोरी हमारे बीच में है। एक शेंड्रा के चक्कर में मारवाड़ का एक हिस्सा पाकिस्तान में जा सकता था। पाकिस्तान से मिलने की महाराजा की कोशिश सफल नहीं होने दी गई। यानी महाराजा तो चाह रहे थे पाकिस्तान से मिल जाए, शेंड्रा के हमारे पास बने रहे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गई। आगे चलकर जो घटनाएं घटी वे इस वर्णन में समाहित नहीं की जा सकती है। यानी अब लेखक आगे की परिस्थितियों को इसमें देना नहीं चाहता है, इस मनमोहक स्टोरी में खलल नहीं डालना चाहता। कई चिंताओं से महाराज इस समय घिरे हुए थे। स्टेट डिपार्टमेंट से अच्छे संबंध रखना और अपने राज्य की अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए वह जरूरी था कि हर शासक इस प्रश्न पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करे। इन ढेर सारी विपत्तियों से पार पाने में असमर्थ होकर महाराजा शेंड्रा की भुजाओं में आबद्ध होकर सारी चिंताएं भूल बैठते थे। शेंड्रा के मधुर शब्द उन्हें इसी प्रकार शांति प्रदान करते थे जिस प्रकार चोटिल अन्न पर लगाई गई बाम। महाराजा शेंड्रा के इतने वशीभूत थे कि उनकी किसी भी बात पर इनकार नहीं कर सकते थे। शेंड्रा ने शादी के लिए दबाव डाला तो ऐसा होकर उन्होंने इसका वचन दिया। यद्यपि शादी के कार्य में अनेक बड़ी रुकावटें थी। पारंपरिक परिवारों में एक विदेशी औरत से शादी की बात असंभव है, विशेषकर एक राजपूत परिवार में जो उच्च वर्गीय हो और जो रक्त की विशुद्धता पर बड़ा ध्यान रखता हो। यह निश्चय था कि सरदार लोग इसका बड़ा विरोध करेंगे और अधिक चिंता का विषय यह भी था कि जनानी ड्यूटी इसे कैसे बर्दाश्त करेगी। ये जनानी ड्यूटी की प्रथा थी, इस पर कभी चैप्टर में बात करेंगे। जून 1948 में महाराजा फिर मुंबई गए। शेंड्रा भी उनके साथ थी। लोगों का ध्यान हटाने के लिए वे एक मध्यम दर्जे के होटल में ठहरे जो जुहू में था। वह होटल गांधी जीवनलाल माणकचंद का था। वे दोनों कुछ महीनों तक वहां रहे। महाराजा की ये लंबी अनुपस्थिति अजीत सिंह के लिए चिंता का कारण बनी, जो उस समय राज्य के दीवान थे। प्रेम सिंह जो एक युवा राजपूत और हनुमान सिंह का चाचा था, एक बार उनसे मिलने गया। वहां उसको शेंड्रा से विवाद हो गया। इस पर शेंड्रा ने क्रोध में आवेश में उसे फटकारते हुए कहा कि शीघ्र उसे शेंड्रा को महारानी के रूप में सलामी करनी चाहिए पड़ेगी। देखिए आप, शेंड्रा जी महारानी बनने के लिए कितने लायक थी। अंत में बड़ी बड़ी रुकावटों पर विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1948 को शेंड्रा की शादी हनुमान सिंह से संपन्न हो गई। यानी ये शेंड्रा पासवान थी, लेकिन इसने शादी करके मानी। अंत में बड़ी बड़ी रुकावटों पर विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1948 को शेंड्रा की शादी हनुमान सिंह से संपन्न हो गई। जोधपुर में शोक की लहर दौड़ गई। यानी इस शादी के बाद जोधपुर में शोक की लहर दौड़ गई। तत्काल सरदार पटेल को उसकी सूचना दी गई। शेंड्रा का हिंदूकरण किया गया और उसे शांता देवी नाम दिया गया। शेंड्रा से शांता बनी शांता देवी शेंड्रा जी। एडीसी भारतेंद्र सिंह और सरदार फजल सिंह ने वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस शादी की पूरी व्यवस्था की। जो शादी की व्यवस्था करने वाले भी ये लोग थे। महाराजा अब जोधपुर लौट आए। उनके साथ उनकी नवविवाहिता पत्नी भी थी। वे दोनों राय का बाग राजमहल में रहने लगे, जो शहर के बाहर स्थित था। शेंड्रा बिना धर्म परिवर्तन किए विवाह संपन्न होने से जो कानूनी कमी रह गई थी, उसे सिविल मैरिज द्वारा पूरा किया गया। इसमें बूंदी का शासक बहादुर सिंह और जयपुर महारानी किशोर कुमारी गवाह बने हुआ। ये बूंदी के बहादुर सिंह जी जुबेदार के मामले में भी लिप्त थे। आगे चलकर शेंड्रा का नाम सुंदरा देवी रख दिया गया। शांता से सुंदरा बन गई शेंड्रा जी। अब नाटक का अगला दृश्य शुरू हुआ। सारी परंपराओं रीति नीतियों को तिलांजलि देते हुए महाराजा ने शेंड्रा को महारानी बनाने का निर्णय लिया। अंत में वह मनहूस दिन भी आया जब शेंड्रा जोधपुर राज्य की महारानी बन बैठी। साथियों, शेंड्रा जी तो शांता से सुंदरा, सुंदरा से सीधे महारानी बन बैठी जोधपुर की। लोग भय के कारण शेंड्रा को योर हाइनेस या महारानी साहिबा कहते थे।
महाराजा के चाचा और भाई भी इस कार्य में किसी से पीछे नहीं रहे और महारानी सेंड्रा का विवाह करने लगे, यानी चाचा और भतीजे भी महारानी सेंड्रा को मान गए। इस समय सभी सामाजिक और राजपूती रस्में पूरी की गई। महाराजा हनुमंत सिंह और महारानी सेंड्रा ने गठजोड़े में से राठौड़ों की इष्ट देवी की पूजा की। ये पूजा पहले किले में स्थित मंदिर में संपन्न हुई। इसके बाद इस युगल ने मंडोर में जाकर जसवंत थड़े पर भोग दी। बड़ी शान शौकत और सदगत से सभी धार्मिक कृत्य और संस्कार संपन्न किए गए, जिसमें काफी लोग सम्मिलित हुए। थोड़े विरोध दबेश्वर सुनाई दिए, पर इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। जागीरदारों को बलपूर्वक दबा दिया गया। महारानी ने सरदारों को सरदार समन में एकत्र किया, जहाँ उन्होंने सेंड्रा का झुक कर अभिवादन किया और उम्मा कहीं कहते रहे। उन्होंने सुंदरा देवी को बहुमूल्य उपहार और भेंट दी, जैसा वे किसी महारानी को दिया करते थे। ये आनंद भरी जीवन पद्धति आगे चलकर अपना प्रभाव खो बैठी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, सेंड्रा महाराजा के प्रति असहनीय रूप से कठोर होती गई। उसने उस व्यक्ति को कठोर और कटु शब्दों से संबोधित करना शुरू कर दिया, जिसने उसे धूल से उठाकर सिंहासन पर स्थापित किया था। इससे दोनों के संबंधों में तनाव आ गया। महाराजा अगस्त में सेंड्रा सहित समुद्री मार्ग में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। एक शाम जहाज पर बाल डांस का आयोजन किया गया। महाराजा ने इस अवसर पर जोधपुरी कोट, जिसमें सोने के बटन लगे थे, जिन्हें उनके पिता ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था, पहनने का निश्चय किया। सेंड्रा ने इस पर ऐतराज किया और कोट को समुद्र में फेंक दिया। महाराजा बड़े दुखी हुए, पर वे निस्सहाय थे। धीरे धीरे ये संबंध और भी खराब होते गए, तो दोनों में ये बात अच्छी प्रकार समझ ली गई कि अब वे इस स्थिति में और अधिक नहीं रह सकते। दोनों ने तलाक के लिए अप्लाई किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। इससे तत्काल बाद महाराजा मुंबई लौट गए और वहां 20 फरवरी 1950 को पहुंच गए। इस प्रकार एक कामुक महाराजा के प्रेम प्रसंग की दुखद अंत हुआ। ये प्रेम कथा कई दिनों तक लोगों की जबान पर रही और यत्र तत्र सभी अवसरों पर लोग इसकी चर्चा करते रहे। और मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।